जोहार साथियों, मैं सुभाष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के नए टॉपिक में आज हम परिवार और पड़ोस को पढ़ेंगे। यह टॉपिक जेटेट क्लास 1 to 5 ईवीएस का है। इसमें हम टोटल 100 प्रश्न को देखेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, फिर भी इतना विस्तार रूप से इसको समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। इस तरह का मेरा यह पहला वीडियो है। इसके पहले मैंने, आप देख सकते हैं जाकर के, ईवीएस, मैथ और गणित का प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया है। इसके बाद जो है परिवार और पड़ोस पढ़ाने के बाद में इसी तरह के सारे टॉपिक बाय टॉपिक जो भी सिलेबस में है सभी को कवर कराते हुए चलूँगा। सारे से 100 या तो उससे जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतने क्वेश्चंस जो है का सेट बनाने का कोशिश करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे विश्लेषण के साथ हम जानेंगे पहला क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन है, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम लोग को पता है परिवार समाज की जो है सबसे पहली इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप इस तरह से समझिए कि आप किसी घर को बना रहे हैं, तो घर को बनाते समय किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? तो ईंटा का जरूरत पड़ता है। हम क्या करते हैं, ईंटा को जोड़ जोड़ करके घर बनाते हैं। उसी तरह से आप एक स्कूल का भ्रमण कीजिए। स्कूल में आप देखेंगे प्रत्येक बच्चा किसी अलग परिवार से आया हुआ है पढ़ने के लिए। अधिकतर बच्चे आपको अलग अलग परिवार से देखने को मिलेंगे। अब हर बच्चे के परिवार को अगर आप समाहित करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आपको मिलेगा? एक बड़ा समाज देखने को मिलेगा। एक बड़ा समाज आपको मिल जाएगा। मतलब यह हुआ परिवार से ही मिलकर के समाज बना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। डन है। अगला है, एकल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। यह सबसे छोटा परिवार होता है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, कोई श्याम है, श्याम है, श्याम है, आपका दोस्त है, आपके बगल में कहीं से रहने के लिए आया है। तो रहने के लिए आया है तो कौन कौन आ सकता है? अधिकतर में आप देखेंगे तो श्याम के माता प्लस पिता, और अगर बहन भाई है तो वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यह परिवार क्या कहलाता है? एकल परिवार कहलाता है। डन है। अब आता है, संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? संयुक्त परिवार यानी सभी का मिला जुला परिवार। इसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। सभी एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, और यह जो है बड़ा परिवार होता है। क्या होता है? बड़ा परिवार। यह बड़ा परिवार होता है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त, चलिए सीता आपकी दोस्त है, उसके घर में कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो यह परिवार क्या कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाएगा। अगला है, बच्चों के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? समाजीकरण की पहली पाठशाला। तो समाजीकरण का मतलब होता है बच्चा समाज में कैसे रहना और कैसे नियम को सीखता है। तो समाज जो है कैसे बनता है? तो समाज परिवार से मिलकर बनता है। और सबसे पहले बच्चा कहाँ पर जाकर के बोलना सीखता है? किससे बोलना सीखता है? तो परिवार से बोलना सीखता है। खाना कैसे खाते हैं, हम चीजें कैसे एक दूसरे को शेयर करते हैं, देते हैं, यह सब बच्चे कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले अपने खुद के घर से सीखते हैं। घर से सीखते हैं। तो बच्चों के समाजीकरण की पहली पाठशाला क्या हो जाएगा? अपना खुद का परिवार हो जाएगा। अगला है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं?
तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन परिवार? एक होता है एकल परिवार, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार, जिसमें कौन कौन रहते हैं? जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे या फिर भाई बहन जितने हैं सभी रहते हैं। बहन, ठीक है, सभी रहते हैं। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार की सबसे सटीक परिभाषा है? किसका? परिवार की सबसे सटीक परिभाषा कौन सा है? तो परिवार की सबसे कठिन मतलब सटीक परिभाषा कौन सा होता है? तो यह रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने का आधार पर जुड़े व्यक्तियों का समूह होता है। जिसे रक्त समूह का मतलब क्या हो गया? जिसको खून का रिश्ता आप बोल सकते हैं। तो एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले भाई और बहन को क्या कहेंगे हम? खून का रिश्ता बोलेंगे। चाहे माता और उसके बच्चे क्या कहलाते हैं? खून के रिश्ते कहलाते हैं, या खून का रिश्ता हो गया। अब फिर विवाह। अब आप सोचिए, एक आपके भाई हैं, भाई का विवाह किसी लड़की से हुआ है जिसको हम भाभी के नाम से जानते हैं, तो वह क्या हो गया? वो आपने विवाह करके उसको अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसी तरह से आपने किसी बच्चे को गोद लिया, गोद लिया, यह कैसा है? कानूनी रूप से लिया है। यहाँ पर आपने भाभी जो बनाया वैवाहिक रूप से बनाया था, यहाँ पे कानूनी रूप से आपने गोद लिया, तो यह भी आपके परिवार का सदस्य हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? आंसर, रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने के आधार पर जुड़े व्यक्तियों का समूह होता है। केवल एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग को हम परिवार के अंदर नहीं रख सकते हैं। परिवार अलग अलग छत के नीचे भी रह सकते हैं। एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोग को हम समाज बोल सकते हैं, परिवार नहीं बोल सकते। दोस्तों का एक समूह जो एक साथ घूमता है उसको भी हम परिवार नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसको बोल सकते हैं? समझ में आ गया आपको? अगला है, पितृसत्तात्मक परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो पितृसत्तात्मक परिवार में निर्णय लेने का अधिकार हमेशा किसके पास होता है? पुरुषों के पास होता है। इसीलिए तो पितृसत्तात्मक है, यानी पिता का सत्ता वाला परिवार। ठीक है, तो पुराने समय में जो है कई परिवार घर के बड़े सदस्य जो थे, दादाजी या फिर पिताजी जो थे, वही परिवार के बड़े बड़े निर्णय लेते थे कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे या परिवार को क्या खरीदना चाहिए। तो यह सारा क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार का उदाहरण है। इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार के विघटन यानी ब्रेक डाउन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे समझिए, शहरीकरण और औद्योगिकरण, यह भी जो है संयुक्त परिवार के टूटने का कारण है। दूसरा है शिक्षा का प्रसार और एकल परिवार का उदय, सभी जो है इसके क्या है? एक बराबर हिस्सेदार है। जैसे अगर शहर जो है शहरीकरण औद्योगिकरण का बात कर रहे हैं, तो शहरीकरण में क्या हो जाएगा? बच्चे क्या कर रहे हैं? शहरों में जाकर के बसने लगे। क्यों? रोजगार के लिए। कहाँ पर? उद्योग धंधा करने लगे, जिसके क्या हुआ कि बच्चे कहाँ पर बसने लगे? शहर में जाके बसने लगे। अब शहर में जो है अपने गांव से ले जाकर के अपने सभी परिवार के मेंबर को नहीं रखा जा सकता था। शहर में छोटे कोठरी में रहना पड़ता है, जिसके कारण परिवार कैसा बन गया? एकल परिवार बन गया। अब शिक्षा का प्रसार जैसे जैसे होता गया, तो ज्यादातर लोग पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं? बाहर में ही नौकरी करने लगे। अब वहीं पे उसका परिवार बसा, और वहीं पर परिवार अगर बसा तो क्या हो गया? एकल परिवार का रूप ले लिया। अब है एकल परिवार का उदय। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? छोटे परिवार को पसंद कर रहे हैं। तो छोटे परिवार को जब पसंद करने लगे तो वह अलग रहने लगे सभी चाचा चाची से, बहुत जितने लोग थे सबसे, तो वहां भी एकल परिवार का उदय हुआ। तो आप खुद से समझ सकते हैं इसका मुख्य कारण यानी विघटन का क्या हो सकता है। तो सारे उदाहरण जो है विघटन का मुख्य कारण हो सकता है। एक बच्चा सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को सबसे पहले कहाँ सीखता है? तो एक बच्चा जो है सामाजिक जो है मापदंड और
जो भी मूल्य है वो सारा कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि समाज का सबसे छोटा इकाई क्या है? वह है हमारा परिवार होता है। तो परिवार से ही दूसरों को मदद करना, हम कैसे एक दूसरे से को मदद कर सकते हैं, या फिर बड़ों का आदर हम कैसे कर सकते हैं, यह सारा चीज़ कहाँ से हम सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है? परिवार में लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले कार्य का उदाहरण कौन सा है? अब लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है? लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि आप लिंग के आधार पे भेदभाव करना। जैसे अगर कोई लड़की मगर खेत का काम करना चाहता है, खेती वाला जो लड़का का काम जिसको हमने समाज ने बांट कर रखा है करना चाहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रेरित नहीं करेंगे, उसको हतोत्साहित करके डिमोरलाइज कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं तुम्हारा ये काम नहीं है। खुद से सोचिए, गांव में अगर कोई लड़की जो है दुकान खोल करके चलाना चाहती है, खुद से अपना बिजनेस चालू करना चाहती है, तो गांव के लोग जो इतना डेवलप रहते नहीं है अभी के समय में, उतना माइंड उसका डेवलप नहीं है, तो वो क्या करेंगे? यही रूढ़िवादी जो है लैंगिक रूढ़िवादिता है वो उसके दिमाग में आएगा। अगर वही सोचिए कोई लड़का खाना बनाना चाह रहा है, तो परिवार के लोग टोकेंगे, समाज के लोग टोकेंगे कि यह तुम्हारा काम नहीं है। तो यही हो गया लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। हो गया। देखिए समझते हैं क्या हो जाएगा बढ़ावा देने वाले उदाहरण। लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले कारण, बेटों को घर के काम में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा तो घर का काम पहले भी करता था, अभी भी करेगा। बेटी को गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित करना, तो यह जो है क्या हो रहा है? यह हम प्रेरित कर रहे हैं। इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लैंगिक रूढ़िवादिता वहां आपको देखने मिलेंगे जहाँ के लिंग के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ हम भेदभाव थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर बेटे को जो है सो बेटी को हम गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जो पहले समझा जाता कि था कि यह बेटे लोग पढ़ते हैं। उसी तरह के यहाँ है, बेटे को घर का काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो हम लोग का समाज जानता है कि घर का काम बेटियों का है। अगला है सी नंबर, यह मानना कि केवल लड़कियां ही घर का काम कर सकती है, यह सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर रूढ़िवादिता को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बेटे और बेटी दोनों के लिए समान खिलौना लाना, यहाँ भी लैंगिक रूढ़िवादिता आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगला है परिवार का मुख्य कार्य क्या है? तो परिवार का मुख्य कार्य है बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण करना। सबसे पहले परिवार बच्चे को अपना पालन पोषण करता है और बच्चे को समाज में कैसे रहना है, समाज से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, एक बेहतर समाज हम कैसे बना सकते हैं, बच्चे को स्कूल भेज करके अच्छा इंसान बनाएं, उसका मुख्य कार्य क्या है, यह सारी चीजें हम एक परिवार उसको सिखाता है। पड़ोस से क्या तात्पर्य है? तो पड़ोस से हमारा तात्पर्य होता है हमारे आस पास में रहने वाले लोग, यही पड़ोस कहलाते हैं। रिश्तेदार कौन कहलाते हैं? रिश्तेदार जो है दूर में रहते हैं, लेकिन पड़ोस हमारे आसपास में रहते हैं। अच्छे पड़ोस की क्या विशेषता होती है? तो अच्छे पड़ोस की विशेषता आपको देखने को मिलेगा सहयोग और मदद करना। अच्छे पड़ोसी वही है जो आपको ऐन मौके पर, जिसमें आपके पास परेशानी है, उसमें आपको सहयोग दे और मदद करे। यही हो जाएगा अच्छे पड़ोस की विशेषता। झगड़े करना अच्छे पड़ोस की विशेषता नहीं है, अंधविश्वास फैलाना भी नहीं है, और आपसे जो है प्रतिस्पर्धा करना कि आप इतना आगे बढ़ गए, आपका टांग खींच के पीछे ले आते हैं, तो यह भी अच्छे पड़ोस की विशेषता नहीं मानेंगे हम। बच्चे पड़ोस से क्या सीखते हैं? तो बच्चे पड़ोस से सिर्फ खेल नहीं सीखते हैं, केवल लड़ना नहीं सीखते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सहयोग, भाईचारा और सामाजिक व्यवहार। सहयोग करना एक दूसरे का, भाईचारा मिलजुल करके रहना, और समाज के जो व्यवहार हैं एक अनुकूल समाज का, वह सारे बच्चे सीखते हैं पड़ोस से। हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सहयोग। अगर आपके पड़ोसी को कुछ सामान की जरूरत है और उसके पास नहीं है, तो उसको आप मदद कर सकते हैं। यही तो एक अच्छे पड़ोस का व्यवहार होता है, ताकि इसलिए मदद कर सकते हैं क्योंकि आपको जब जरूरत पड़े तो वो मदद कर सके आपको, तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ठीक है। अगला है, पड़ोस में सामुदायिक भवन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है?
आप पड़ोस में सामुदायिक भवन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले क्या होगा, सामूहिक गतिविधियों जैसे त्योहारों और सफाई अभियान का आयोजन करना। ठीक है? आप सामुदायिक भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? सिर्फ समुदाय में रह करके नहीं, बल्कि आप समुदाय के लिए यानी समाज के लिए काम करके भी सामुदायिक भावना विकसित कर सकते हैं। लोगों को जोड़िए, अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे लोगों को जोड़िए, सभी को बुलाइए। कोई त्योहार हो रहा है तो उसमें बुलाइए, कोई और मीटिंग हो रहा है उसमें बुलाइए। इससे क्या होगा ना, सामाजिक गतिविधि बढ़ेगा। ठीक है? तो यह बी नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के भावनात्मक कार्य से संबंधित है? भावनात्मक कार्य मतलब क्या कह सकते हैं इसको? स्नेह देना किसी का, या फिर मतलब सुखद महसूस करवाना। किसी का गुस्सा भी आ जाता है तो वह भी भावनात्मक में ही आएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पर आंसर को ढूंढेंगे। ठीक है? तो क्या होगा, परिवार के भावनात्मक कार्य से समझना है, तो धन कमाना भावनात्मक नहीं हो सकता है। तो बच्चों को सुरक्षा और स्नेह देना क्या कहलाता है? भावनात्मक कार्य कहलाता है। अब बच्चों से जितना अच्छे जो है तरह से पेश आएंगे, उतना अच्छा बच्चे आपके साथ पेश आएंगे। आप खुद देख सकते हैं परिवार में, अगर बच्चे की मम्मी है तो बच्चे सबसे पहले मम्मी के पास जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी ही उसका देख रेख कर रही है, अभी सारी जरूरत का देख रेख उसकी मम्मी कर रही है, इसीलिए मम्मी से उसका भावनात्मक प्यार जो है जुड़ा हुआ है। आप उसके साथ कुछ दिन रहिए, आपको वो समझ लेंगे, फिर आपके पास आना प्रारंभ कर देंगे। अगला है, बच्चों के विकास पर पड़ोस का नकारात्मक प्रभाव कब पड़ सकता है? बच्चों के विकास पर जो है नकारात्मक प्रभाव का बात चल रहा है, तो यह जब बच्चे पड़ोस में खेलने की जगह हो, है ना, जब पड़ोस में खेलने की जगह हो, ये नकारात्मक प्रभाव नहीं है। यहाँ पर यह नहीं लिखा गया कि जो पड़ोस में खेलने की जगह है वहाँ पर कोई नकारात्मक लोग भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब पड़ोस में शांतिपूर्ण माहौल हो, एक पड़ोस में शांतिपूर्ण माहौल कब हो सकता है? जब वहाँ के समाज जो है अच्छा हो, मेल जोल कर रहे, तभी तो एक क्या होगा, शांतिपूर्ण माहौल होगा। जब पड़ोस में असामाजिक गतिविधि होती हो, असामाजिक गतिविधि मतलब जो समाज के अनुकूल गतिविधि नहीं है वह हो रहा हो, तो क्या होगा, हमारे बच्चों पर क्या पड़ेगा, मतलब नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे अगर पड़ोस में अक्सर लोग झगड़े उगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, उसे सीख करके यानी सुन करके वह भी सीख जाएंगे। भारत में किस जनजाति समुदाय में मृत शतात्मक परिवार की व्यवस्था पाई जाती है? तो मृत शतात्मक परिवार में आप देखेंगे खासी जनजाति में खास करके मृत शतात्मक परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर मुखिया जो है घर का, ये कौन होती हैं, यह माता होती हैं। कौन होती है? माता होती हैं। और यहाँ पर जो भी अधिकार मिलते हैं यह सारा किसको मिलता है? बेटी को मिलता है। इसमें जो भी हक मिलेंगे वो सारा बेटी को मिलेगा, और परिवार का नाम भी चलेगा तो वो किसके, माता के नाम से चलता है। परिवार में अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? अनौपचारिक शिक्षा हम किसको बोलेंगे? वह शिक्षा जो स्कूल के बाहर मिले आपको, जो स्कूल के बाहर मिले, स्कूल के बाहर मिलने वाले शिक्षा को हम क्या बोलेंगे? अनौपचारिक शिक्षा। तो यह कहाँ हम सीखते हैं? परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं। यह अनौपचारिक शिक्षा जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हम उसको सीख रहे हैं। कहाँ से? रोजमर्रा में जो दैनिक जीवन में हमारा जो उपयोग हो रहा है, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके सीख रहे हैं, वह सारा चीज हम कहाँ से सीख रहे हैं? परिवार से, यानी अनौपचारिक शिक्षा जो है परिवार से सीख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, परिवार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। इसको हम कहाँ सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। कौन सा सामाजिक परिवर्तन परिवार की संरचना को बदल रहा है? तो कौन सा? तो महिलाओं को नौकरी करना, यह जो है परिवार की संरचना को बदल रहा है। जहाँ पर पहले पुरुष जाते थे नौकरी करने, महिलाएं देख रेख करती थी, वहां पर महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी है और काम करने लगी है। शहरों की ओर पलायन, अब लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। यह भी जो है सो क्या कर रहा है? समाज में परिवर्तन ला रहा है।
शिक्षा का बढ़ता स्तर, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो जो अंधविश्वास पहले फैला हुआ था समाज में, वह भी धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर चला गया है। तो इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन परिवार में आप देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, आप आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है, पड़ोस में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। पड़ोस में सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना इसलिए मतलब जरूरी है क्योंकि यह हमारे सामूहिक जिम्मेदारी है और यह सभी के लिए उपयोगी है। अब सार्वजनिक संपत्ति किसको बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक का प्रॉपर्टी है, जहाँ जिसपे सामूहिक का समान जो हक हो। जैसे एक स्कूल का हम बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल सरकार ने बना करके दे दिया, लेकिन उसके देख रेख जो है किसके जिम्मे होना चाहिए, उसकी देख रेख एक समाज के जिम्मे होना चाहिए। ये हमारे सभी का कर्तव्य है कि उसको हम बचा के रखें। जिसे पार्क समाज ने बनाया, पूरे समाज में मिल करके बनाया, अब हमारा जिम्मेदारी है कि इसको हम लोग को बचाना है। स्ट्रीट लाइट जो है अभी लगा दिया गया है, सोलर प्लेट के साथ जलने वाला लाइट हर जगह रोड पे लगा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो हम सबकी जिम्मेदारी है बचाने की, ठीक है। अब जो पेड़ पौधे अगर सड़क के किनारे लगाए हुए हैं तो उसको भी ना तोड़े, यह भी जिम्मेदारी किसका है, हम लोग के लिए। क्यों, क्योंकि वह सबके लिए है और इसका फायदा सबको मिलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, परिवार में पारस्परिक निर्भरता का क्या अर्थ है। पारस्परिक निर्भरता मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहना क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता है। तो परिवार के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, यह गलत होगा, कथन के विपरीत है। प्रत्येक सदस्य अपने के लिए ही काम करते हैं। जब हम निर्भर हैं तो फिर अपने के लिए ही काम कैसे कर सकते हैं, हम निर्भरता का बात कर रहे हैं, यह भी गलत हो जाएगा। सभी सदस्य अपनी जरूरतों को लिए एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। हम परिवार में एक दूसरे पर निर्भर इसलिए रहते हैं ताकि एक दूसरे का जब जरूरत पड़े उसमें एक दूसरे का हेल्प हो सके। जैसे बच्चा किसके ऊपर निर्भर है, तो बच्चा माता पिता पर निर्भर है, माता पिता पर निर्भर है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों में खुशी और जो है भविष्य पर जो निर्भरता है वो किसके ऊपर है, माता पिता पर है। उसी तरह दादा दादी किसके ऊपर निर्भर है, दादा दादी अपने बच्चों पर निर्भर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सभी सदस्य अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। कौन सा परिवार बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करती है। आत्मनिर्भरता की बात हो रही है तो यह एकल परिवार हो जाएगा। एकल परिवार में कम पारिवारिक लोग रहते हैं। अगर कोई काम लग गया शहर से लाने का तो क्या करेंगे, अब खुद जाएंगे लाने के लिए, खुद लाने के लिए जा सकते हैं। संयुक्त परिवार बड़े परिवार होते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ा तो आप परिवार के किसी और सदस्य को भेज सकते हैं। तो यहाँ आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ रहा है, आप दूसरे पर निर्भर हो जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एकल परिवार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा परिवार बच्चों में त्याग और सहयोग की भावना सिखाता है। त्याग और सहयोग की भावना कौन सा परिवार देखने को मिलेगा, तो ये संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको त्याग और सहयोग की भावना देखने को मिलेंगे बच्चों में। क्यों, आप खुद से सोचिए, आपके बच्चे हैं, आपने आपने अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लाए, अब बच्चे क्या करेगा, उसके अपने चाचा चाची के जो बच्चे हैं उसको उसके साथ खेलने के लिए दे रहे हैं। फिर आपने मिठाई लाया है तो मिठाई भी वो उसके साथ शेयर कर रहा है। तो यही तो सहयोग की भावना उत्पन्न हो रही है, और त्याग की। आप अपना खिलौना खेलने के लिए दे रहे हैं दूसरे को, जो बच्चे करते नहीं है, तो ये त्याग हो गया, ठीक है। अगला है, परिवार में रिश्तों का आधार क्या होता है। तो परिवार में रिश्तों का आधार खून का रिश्ता होता है, बिल्कुल सही। विवाह का भी रिश्ता होता है, जैसे कि माता पिता, भाभी भाई, ठीक है, बहन जीजा जी, ये सारे जो है विवाह के रिश्ते हैं। गोद लेने का रिश्ता, अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, या फिर कोई समाज में मतलब एक मिसाल पेश करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, उसके भरण पोषण का खर्चा खुद उठाते हैं अपने बच्चों की तरह। तो अभी तो एक परिवार का सदस्य हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। पड़ोसियों से हमें किस प्रकार की मदद मिल सकती है। पड़ोसियों से हमें किस प्रकार की मदद मिल सकती है, सिर्फ त्योहारों में नहीं, बिल्कुल गलत है। संकट के समय, बिल्कुल सही है। संकट के समय हमें क्या होगा,
मतलब पड़ोसी से हमें मदद मिल सकता है। ठीक है, तभी तो एक अच्छे पड़ोसी हम कह सकते हैं। अच्छे पड़ोसी किसको बोलेंगे? जो संकट के समय आपके काम आए, उसी को बोलते हैं। परिवार शब्द किस भाषा से आया है? तो परिवार शब्द लैटिन भाषा से आया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता था पहले फैमिलिया। इसका मतलब होता था, यानी इसको अंग्रेजी में फैमिलिया बोला जाता था, और इसका सदस्य होता था घर का सदस्य या फिर नौकर होता था। ठीक है, फैमिलिया। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा होता है? तो परिवार में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माता पिता और बच्चे का है। क्यों? क्योंकि यही रिश्ते से एक परिवार बनते हैं। बच्चों का जो है पालन पोषण और विकास किसके ऊपर निर्भर है? इसी रिश्ते पर निर्भर है। आप खुद सोचिए, आपके माता पिता जो है आपको एक बच्चे को ही जीवन दे रहा है और उसका भरण पोषण कर रहा है, प्यार दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, तो महत्वपूर्ण रिश्ता क्या हो जाएगा? माता पिता और बच्चे का हो जाएगा। पड़ोस में होने वाली सामाजिक समारोह में भाग लेने से क्या फायदा होता है? तो समय का बर्बादी होता है? नहीं, आपको इस रिस्पेक्ट में सोचना ही नहीं है कि समय का बर्बादी होता है। थकान होता है? बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हो रही है, लेकिन आप जो है पड़ोस में रहने के नाते आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचना है कि थकान हो रहा है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? समाज में होने वाले फायदे पर देखना चाहिए। जैसे क्या होगा? सामाजिक संबंध मजबूत होता है। अगर आपके समाज में जो है सामाजिक समारोह हो रहा है, त्योहार हो रहा है, वहाँ पर समाज मिल करके आप पार्टी कर रहे हैं, शादी विवाह में पड़ोसियों का हेल्प कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनेंगे, एक बेहतर समाज विकसित होगा। ठीक है, अगला, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है, इस पे चर्चा हम कर चुके हैं। माता पिता के बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं? तो माता पिता के बच्चों के प्रति जो है पालन पोषण करना, ये बच्चे को पालन पोषण करते हैं, लेकिन बेहतर इंसान बनाने के लिए क्या करेंगे? शिक्षा भी देते हैं और सुरक्षा भी देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सभी हो जाएगा। बच्चों को पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा कहाँ मिलती है? बच्चों को पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक शिक्षा की मतलब संस्कारों की शिक्षा जो है परिवार में मिलती है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? परिवार में मिलेंगे। पारिवारिक मूल्य होता क्या है आखिर? पारिवारिक मूल्य होता है ईमानदारी। क्या? ईमानदारी हो गया। इसके अलावा क्या होगा? सम्मान देना एक दूसरे का, सम्मान देना। ठीक है, उसके अलावा संस्कार में आप क्या रखेंगे? संस्कार में क्या रखेंगे? संस्कार में आप बड़ों का पैर छूना, बड़ों का पैर छूना हो गया। अगर कोई बड़े आ रहे हैं आपके घर में, तो उसको सही से उसके साथ पेश आना। ये सब कहाँ से सीखते हैं बच्चे? तो अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है, आगे है, यदि किसी बच्चे को पड़ोस में धमकाया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी बच्चे को पड़ोस में धमकाया जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो यह जो है अपने आप जो है खुद भी धमकाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप रहना चाहिए? नहीं, इसका मतलब यह शोषण हो रहा है आपके साथ। स्कूल जाना छोड़ देना चाहिए। यहाँ स्कूल का बात ही नहीं हो रहा है, तो स्कूल का एक जो है एग्जाम्पल सही नहीं है। बी नंबर सही होगा, अपने माता पिता या किसी वयस्क को बताना चाहिए, ताकि आपके माता पिता जो वयस्क हैं वह बच्चे को समझा सके, पड़ोस में बच्चे को। ठीक है, अगला है, एक परिवार का बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक परिवार का पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और व्यवहार का विकास होता है। व्यक्तित्व में हम किसको रखेंगे? तो व्यक्तित्व में हम रखेंगे सोच, जो आप सोच रहे हैं, और भावना, यह व्यक्तित्व में आ जाएगा। भावनाएं जो है ये सारे व्यक्तित्व में आ जाएगा। अब आपका दृष्टिकोण क्या है? नजरिया, दुनिया को आप किस तरीके से देखते हैं, अपने समाज को किस तरीके से देखते हैं, अपने परिवार को किस तरह से देखते हैं, यह हो गया। और व्यवहार का मतलब आप अच्छे तरह से जानते होंगे कि आप कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, मानिए एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं, ये व्यवहार की कैटेगरी में आता है।
तो यह क्या कर रहा है, यह गहरा प्रभाव हमारे समाज पर, परिवार के बच्चों पर पड़ता है इससे। पड़ोस शब्द में कौन सा लोग शामिल होते हैं? पड़ोस शब्द में वे सभी लोग शामिल होते हैं, वे लोग जो हमारे घर के आस-पास रहते हैं या शामिल होते हैं, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। परिवार में नागरिक भावना अ, विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप नागरिक भावना विकसित करना चाह रहे हैं, तो भाषण देना, भाषण दे करके आप कुछ समय तक लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन यह विकसित नहीं कर सकते आप अच्छा। नियम बनाना, यह भी जो है सो एक दबाव हो जाएगा। खुद अच्छे व्यवहार का उदाहरण बनिए, खुद अच्छे व्यवहार कीजिए, तभी आपको देख कर के लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। जैसे आप कूड़ा को कूड़ेदान में डालना शुरू कीजिए। इसको देख कर के बच्चे क्या करेंगे? आपसे सीख करके वह भी कूड़ेदान में डालना चालू कर देंगे। अब बच्चे से अच्छे तरह से व्यवहार कीजिए, अच्छे तरह से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, तो बच्चे भी उस सीख करके क्या करेंगे? दूसरे से अच्छी तरह से बात करेंगे और नागरिक भावना उसके अंदर विकसित होगा। अगला है, कौन सा कार्य पड़ोस में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है? कौन सा? तो एक दूसरे से बात करना नहीं, बात करना तो होना चाहिए, तो यह बिगाड़ने वाला नहीं काम हो रहा है। धार्मिक भेदभाव, बिल्कुल, अब अगर धर्म के नाम पर अगर भेदभाव किसी के साथ कर रहे हैं, तो कुछ समय तक जो है वह चुप रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? वह आपका विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है? तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। त्योहार साथ मनाना गलत हो जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर मदद करना यह भी गलत हो जाएगा। अगला है, परिवार में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या मतलब है? परिवार में लोकतांत्रिक वातावरण का मतलब क्या होना चाहिए? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है सभी को किसी फैसले को लेने में सभी का जो है सो महत्वपूर्ण योगदान होना। यही तो लोकतंत्र होता है ना, सभी को बराबर का हिस्सेदारी बनाना कोई भी फैसला लेने में। एक तरफ़ा जो फैसला पहले पिताजी और दादाजी देते थे, वह नहीं लेना है। तो वही तो लोकतांत्रिक भावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन अब ढूँढते हैं। हर कोई अपनी मर्ज़ी करता है, ये गलत हो जाएगा। मर्ज़ी से नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक वातावरण में। सभी सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगर देखिए केवल मुखिया ही निर्णय लेता है, नहीं, गलत हो जाएगा। बच्चे कोई बात नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। यहाँ पे सभी को समान रूप से देखा जाता है। बच्चों को पड़ोस के विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बारे में कैसे पता चलता है? तो बच्चों को जो है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मियों के बारे में कहाँ से पता चलता है? सिर्फ किताब से नहीं, सिर्फ टीवी से नहीं, कहाँ से? अपने पड़ोसियों के त्योहारों और रीति रिवाजों में भाग लेकर के। आप एक पड़ोस में देखेंगे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर बच्चे देख करके क्या कर रहे हैं? संस्कृति और धर्म के बारे में सीख रहे हैं। जैसे पड़ोसी में आपको कोई मुस्लिम परिवार देखने को मिलेंगे, तो आपको दिखेगा ईद वहाँ पे मनाया जा रहा है, वो आपको अपने घर में बुला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी संस्कृति के बारे में समझने को मिलेगा। आपके परिवार में कोई हिंदू रह रहा है, अगर दीपावली मना रहा है, आपको निमंत्रण मिल रहा है, आप उनके घर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? उनकी संस्कृति के बारे में समझने को मिलेगा। परिवार में बच्चों को अधिकार और कर्तव्य देने के बारे में सिखाना क्यों ज़रूरी है? तो परिवार में ताकि वह क्या हो सके? ताकि वे बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बन सके। अब बच्चों को अधिकार, जो आपका अधिकार है वह, और क्या कर्तव्य है एक समाज को बनाने में, वह क्यों सिखाना चाहिए? ताकि वह बड़ा होकर क्या बने? एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक, अच्छा नागरिक बनने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखाते हैं, नैतिक मूल्य जो है उसको सिखाते हैं। झारखंड में सरहुल त्योहार पड़ोस और समुदाय में क्यों मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल त्योहार के बारे में कहा जा रहा है, तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सिर्फ किसानों के त्योहार है नहीं, यह एक नया त्योहार नहीं, तो क्या होगा? यह प्रकृति के प्रति सम्मान और सामुदायिक एकता को दर्शाता है। इसमें क्या होता है? हम पेड़ों की पूजा करते हैं सरहुल त्योहार में, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि हम प्रकृति के साथ जुड़ाव में हैं, और जब समुदाय के साथ हम मिल करके एकजुट करते हैं सामुदायिक एकता के साथ, तो इससे क्या हो रहा है? समुदाय में सामाजिक एकजुटता भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पड़ोस में आपदा प्रबंधन में कौन मदद करता है? तो पड़ोस में आपदा प्रबंधन में आपको पड़ोसी ही एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कोई विपदा आ जाता है,
तब अगर आपके घर में कोई भी आग लग जाए तो कौन मदद करने के लिए सबसे पहले आएगा? तो वो आपके पड़ोसी आएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है बच्चों को पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा कहाँ मिलती है? इस पे चर्चा हो चुका है। बच्चों को कहाँ मिलता है? तो परिवार से मिलता है। पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ खेलने से क्या लाभ होता है? अगर आप पड़ोस में रह रहे हैं और बच्चे पड़ोस में खेल रहे हैं तो इससे क्या लाभ मिलेगा? तो सामाजिक कौशल विकसित होंगे। समाज में जितने भी चीजें हैं वो बच्चे सीख जाएंगे खेलते खेलते, एक दूसरे से वार्तालाप करके, बात करके। इसके अलावा शारीरिक विकास भी होगा, शरीर का भी विकास होता है खेलने से। तो क्या होगा? दोनों हो जाएगा, ये और भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे समाज में कितने परिवार के मतलब प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं? तो हमारे परिवार में दो तरह के परिवार देखने को मिलते हैं, एक एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। जिसमें आप बात करेंगे एकल परिवार, तो एकल परिवार जो है अधिकतर आपको शहरों में देखने को मिलते हैं, और संयुक्त परिवार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? संयुक्त परिवार आपको गांवों में देखने को मिलते हैं, गांवों में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में क्या है? दोनों एकल और संयुक्त परिवार देखने को अभी भी मिलता है। कौन सा रिश्ता परिवार में भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है? भावनात्मक, इमोशनल सुरक्षा बात कर रहा है, सिक्योरिटी का सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन कर सकता है भावनात्मक? परिवार के सदस्य आपको, अगर आप रो रहे हैं, किसी चीज से दुखी हैं, तो सबसे पहले आपको कौन पूछने आएगा? तो परिवार के सदस्य ही आएंगे आपको देखने के लिए सबसे पहले। आप बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार है, किसी भी तरह से बीमार है, तो सबसे पहले आपके पास कौन देखने आएगा? तो परिवार के सदस्य ही आपके पास देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो भावनात्मक सुरक्षा आपको कहाँ महसूस होता है? तो भावनात्मक सुरक्षा आपको अपने रिश्तों में देखने को मिलता है। चाहे माता पिता आपका ध्यान रखते हैं, इससे भी आपको सुरक्षित महसूस होता है। ठीक है, हो गया। पड़ोसियों के बीच झगड़ों का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पड़ोसियों के बीच अगर हम झगड़े का मुख्य कारण बात करें तो क्या हो सकता है? आपसी समझ, सहयोग, या फिर जमीन जायदाद का विवाद। तो जमीन जायदाद का विवाद जो है यही पड़ोसियों में झगड़े का मुख्य कारण होता है। आपसी समझ अगर आपका है, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका पड़ोसी उसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो विवाद हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? दूसरा है सहयोग। आप अगर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो इसमें भी जो है दिक्कत नहीं है। अगला है त्योहार मनाना। अब त्योहार साथ में मिलकर बना रहे तो झगड़े का बात ही नहीं है। तो क्या होगा? जमीन जायदाद का विवाद जो होगा उसी से जो है क्या होता है? दिक्कत होता है। बच्चे अपने बड़ों से क्या सीखते हैं? तो बच्चे अपने बड़ों से सम्मान करना, एक दूसरे का मदद करना जिसमें परेशानी में हो, जिम्मेदारी लेना, क्या बच्चों का काम है। यह सभी चीज कहाँ से सीखता है? बच्चे बड़ों से सीखते हैं। यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में परिवार और मित्र का विषय क्यों शामिल किया गया है? परिवार अध्ययन में जो है पर्यावरण अध्ययन में परिवार और मित्र को क्यों शामिल किया गया है? पर्यावरण अध्ययन का मतलब ही हम लोग का दिमाग में सुनने में आता है कि हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ परिवार और मित्र को क्यों शामिल किया गया है? ऐसा इसलिए ताकि बच्चों को सामाजिक परिवेश से जोड़ने के लिए, बच्चे सामाजिक परिवेश से जुड़ सके, इसीलिए हम परिवार और मित्र को शामिल करते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ बच्चे सीख सकते हैं कि हम दोस्त कैसे बनाते हैं, हम पड़ोस कैसे रहना चाहिए, हमको कैसे पड़ोस में मिलजुल कर रह सकते हैं। ये सभी चीजें बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो वह परिवार और मित्र के विषय से ही सीख सकते हैं। इसीलिए ईवीएस में जो है पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया गया है। अगला है पड़ोस को साफ सुथरा रखने में किसकी जिम्मेदारी होती है? सिर्फ नगर पालिका की नहीं, सिर्फ पड़ोसियों की नहीं, सभी निवासियों की, जो भी एक समाज में रह रहे हैं उन सभी का मिला जुला कर्तव्य होना चाहिए कि अपने समाज को क्या करें? साफ सुथरा रखें। ठीक है, अगर अगला है परिवार में बुजुर्गों की देखभाल करना किसका कर्तव्य है?
तो परिवार में बुजुर्गों की अगर देखभाल का बात कर रहे हैं तो सभी सदस्य का काम है, परिवार के सभी सदस्यों का यह काम है कि हम बुजुर्गों का देखभाल करें, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वह बच्चे हो, ये सभी जो है बुजुर्गों का देखभाल करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बच्चे पड़ोस में किनसे मिलते हैं? बच्चे पड़ोस में किनसे मिलते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं, आप बड़ों से मिल सकते हैं, बुजुर्गों से मिल सकते हैं, विभिन्न उम्र के लोगों से। हाँ, विभिन्न उम्र के लोगों से मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा? विभिन्न उम्र के लोगों से मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर सही हो जाएगा। डन है। परिवार में भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? भेदभाव करना चाह रहे हैं परिवार में आप, खत्म हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो समान रूप से सबको अधिकार दे दीजिए और सम्मान देना शुरू कर दीजिए। सबको समान अधिकार दे दीजिए और सम्मान भी देना शुरू कर दीजिए। जो भी आप फैसले ले रहे हैं समाज में, अपने परिवार में, उसका हक भी दे दीजिए अपने परिवार के सदस्यों को, और सम्मान के रूप में पेश आइए। अगर वो कोई फैसला ले रहा है तो उसको आप जो इज्जत की नज़र से देखिए कि हाँ सही फैसला है। तो क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के आर्थिक कार्य से संबंधित है? आर्थिक कार्य का मतलब क्या होता है? आर्थिक कार्य का मतलब हो गया भोजन पे खर्च होने वाला, कपड़ों पर, आवास पर जो पैसा कमाते हैं आप, जो खर्च होगा वही आर्थिक कार्य से संबंधित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चों को खेलना सिखाना आर्थिक कार्य से संबंधित नहीं है। परिवार के सदस्यों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना जो है वह क्या हो जाएगा? आर्थिक कार्य से संबंधित है। अगर परिवार के किसी सदस्य को कपड़े का जरूरत है तो आप कपड़ा दीजिए, निवास का जरूरत है, घर का जरूरत है तो घर दीजिए, और जरूरत की चीजों का जरूरत है भोजन का तो वह भी आप दीजिए। यह सभी क्या है? आर्थिक कार्य से संबंधित है, यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। बच्चों में मिलनसारिता का विकास सबसे पहले कहाँ होता है? मिलनसारिता का मतलब एक दूसरे से मिलना कहाँ पर बच्चे शुरुआत करते हैं? सबसे पहले अच्छे संबंध बनाना, यह कहाँ से शुरुआत होगा? बच्चों यह गुण कहाँ से सीखते हैं? तो सबसे पहला वह कहाँ से सीखेगा? बच्चों का सबसे पहला समाज क्या होता है? तो परिवार ही है। तो बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता, अपने भाई बहन हो गए, अपने दादा दादी से ही क्या सीखेंगे? मिलनसारिता सीखेंगे, यानी मिलजुल करके कैसे रहना चाहिए। यदि पड़ोस में कोई नया परिवार आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनसे परिचय करना चाहिए। तभी तो हम एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, उसका स्वागत करके साथ में रह करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। परिवार में आपकी समझ का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपसी समझ है ना, आपकी नहीं, आपसी समझ का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा अगर परिवार में है तो? तो झगड़े नहीं होते, बिल्कुल आपसी समझ अगर है तो झगड़े नहीं होते, सही है। लेकिन हर कोई अपनी मर्जी करता है, यह गलत हो जाएगा। परिवार में तनाव और संघर्ष कम होते हैं। जो आंसर दिख रहा है उसमें सबसे सटीक जो है वो सी हो जाएगा। परिवार में तनाव और संघर्ष जो है वह कम देखने को मिलते हैं अगर आपसी समझ हो तो। माता पिता का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब एक दूसरे की बातें समझते हैं तो मिलकर निर्णय अगर लेते हैं तो घर में शांति बनी रहती है। और इसका असर किसके ऊपर बच्चा पड़ता है? बच्चों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। शांत परिवार में जो है बच्चे भी शांत तरह से सोचते हैं और अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। किसी के माता पिता अगर झगड़ालू हैं तो वहां पर बच्चे सही तरह से अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं, उसी तरह चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, बात बात पर गुस्सा करना प्रारंभ कर देते हैं। पड़ोस में पशु पंछी का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी रहेगी? नहीं। तो सिर्फ पशु कल्याण संस्थाओं की जिम्मेदारी है? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार और पशु कल्याण संस्थान हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन पड़ोसी सभी जगह मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा। डन है। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर परिवार को मूल परिवार क्यों कहा जाता है? न्यूक्लियर परिवार मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर परिवार मतलब होता है एकल परिवार। क्या होता है? एकल परिवार। अब इसको मूल परिवार क्यों कहा जाता है?
मूल परिवार कहने का मतलब सिंपल सा है, यह परिवार का जो है सबसे बुनियादी स्वरूप है। बुनियादी मतलब सबसे शुरुआती रूप है न्यूक्लियर परिवार या फिर एकल परिवार। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी परिवार संयुक्त परिवार तब बनता है जब वह पहले एकल परिवार हो। पहले माता पिता और बच्चों से ही एक परिवार की शुरुआत होती है और वही परिवार बड़े होकर के आगे जाकर के संयुक्त परिवार बनते हैं। और संयुक्त परिवार बनने के बाद वही परिवार बाद में क्या बनता है? एक समाज बनाता है। इसीलिए नाभिकीय परिवार जो जिसको हम एकल परिवार के नाम से जानते हैं, उसको हम मूल परिवार यानी बेसिक फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब अगला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह समाज की सबसे बुनियादी और सामान्य इकाई है। जो समाज बनता है उसका सबसे छोटा इकाई है हमारा यह न्यूक्लियर परिवार, और सबसे सामान्य इकाई भी है। इससे छोटा कोई परिवार नहीं होता है। ठीक है। अगला, पड़ोस में बच्चों के लिए सुरक्षित खेल का मैदान क्यों जरूरी है? पड़ोस में बच्चों के लिए सुरक्षित खेल का मैदान हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि बच्चा जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चाहे वह बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से मेल जोल की भाषा में विकसित हो सके। अगर बच्चा शारीरिक विकास करता है, जैसे बी नंबर इसका हो जाएगा, ताकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अगर बच्चा दौड़ रहा है तो दौड़ने से क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। दौड़ने से, कूदने से ये क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। और इसके अलावा जब बच्चे खेल रहे हैं तो इससे क्या होगा? मानसिक विकास भी होता है, यानी क्या? तनाव भी कम होता है। तनाव भी बच्चों में कम होता है। ठीक है। इसीलिए खेल का मैदान बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार में बड़ों का सम्मान करना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? परिवार में हम बड़ों का सम्मान इसलिए करते हैं ताकि मूल्य और शिष्टाचार या तो विनम्रता, चाहे भी जो भी हो, उसको हम सीख सकें। माता पिता से हम लोग क्या सीखते हैं? दादा दादी से संस्कार सीखते हैं। तो संस्कार कहाँ से आया? यह हमारे परिवार से ही आता है। हम किसी से अच्छी तरह से अगर बात करते हैं तो कैसे बात कर पाते हैं? क्यों बात कर पाते हैं? क्योंकि हम देख पाते हैं कि जो संस्कार हमें मिला हुआ है वो हमें हमेशा परिवार से ही मिलना स्टार्ट होता है। जो भी अच्छे मूल्य हैं हमारे एक अच्छे समाज के लिए, वो सारा हमें कहाँ मिलता है? परिवार से मिलता है। तो क्या होगा? समझते हैं, यह एक परंपरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, परंपरा नहीं है। कभी कभी इस तरह के मूल्य जो है वो नहीं मिल पाते हैं। इसमें उन्हें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। बड़ों का आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन यहाँ सम्मान की बात हो रही है। अगला है, यह सामाजिक शिष्टाचार और मूल्यों का हिस्सा है। बिल्कुल सी नंबर इसका सही हो जाएगा। सामाजिक शिष्टाचार और मूल्यों का हिस्सा है। एक पड़ोस का माहौल कैसा होना चाहिए? एक पड़ोस का माहौल बंद और अलग थलग नहीं, पड़ोस का माहौल खुला होना चाहिए। बच्चा एक दूसरे से मेल जोल कर सके, एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, खेल सके, संप्रेषण कर सके, बातचीत कर सके। तो क्या हो जाएगा? खुला, सहयोगी और सुरक्षित होना चाहिए। एक दूसरे के घर आते जाते रहे, एक दूसरे की मदद कर सके, ताकि रात में डर ना सके कोई बच्चा, डरे नहीं कोई। क्यों? उसे लगता है कि पड़ोस में मेरा कोई है हेल्प करने वाला। यह हो जाएगा बी नंबर। पलायन का संयुक्त परिवार पर क्या असर पड़ता है? पलायन का संयुक्त परिवार पर, सबसे पहले समझिए, जब कोई नौकरी के लिए जाता है, नौकरी या फिर शिक्षा के लिए जब जाता है, छोटे गांव से बड़े शहर में पलायन करता है, तो अक्सर वे अपने बड़े परिवार से अलग होकर के क्या बना लेता है? एकल परिवार बना लेता है। वहीं पर बस गया। अब उसका परिवार गांव में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? शहर में एक छोटे से कोठरी में रहना स्टार्ट करता है। अरे जहाँ पर पहले संयुक्त परिवार था वह क्या बन गया? एकल परिवार बन गया। अब आते हैं उसका संयुक्त परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त परिवार मजबूत होता है? नहीं, टूट जाते हैं इससे। संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल रहे हैं। बिल्कुल सही है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। लोगों ने पलायन करना बंद कर दिया। पलायन करने का बंद करने का बात ही नहीं है, डायरेक्ट जब लिख दिया कि पलायन पर का संयुक्त परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पलायन तो हो रहा है। पड़ोस में जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? पड़ोस में जल संरक्षण, पानी हम लोग को बचाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं?
हम लोग खुद पानी का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले 1 नंबर पानी बर्बाद कर सकते हैं, नहीं, हमें पानी बचाना है। बी पानी का उपयोग कम कर सकते हैं और पड़ोसियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बारिश का पानी जमा नहीं करना चाहिए तभी तो जल संरक्षण होगा। नल खुला छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जल बचाना है, ना कि बर्बाद करना है। अगला है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सबसे पहले कहाँ सीखता है? तो सिंपल सा है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा अपनी माता से सीखेगी। और माता कहाँ रहेगी? परिवार में। परिवार में रहेगी माता ना, तो परिवार से सीखेगा। पड़ोस में होने वाले त्योहारों और उत्सवों में भाग लेने से क्या होता है? तो जब हम अपने पड़ोस में अलग-अलग त्योहारों में भाग लेते हैं, तो हम दूसरे से क्या-क्या सीखते हैं? धर्मों के बारे में सीखते हैं, संस्कृति हो गया, संस्कृतियों या फिर रीति-रिवाज है, रीति-रिवाजों को हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। इसका क्या मतलब होगा? संस्कृति का आदान-प्रदान होता है, जैसे कि यहाँ पर है संस्कृति का आदान-प्रदान होता है। एक शिशु की पहली शिक्षक कौन होती है? तो सिंपल है, उसकी माँ होती है एक शिशु की पहली शिक्षक। पड़ोस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पड़ोस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम क्या मानेंगे? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। पड़ोसी मदद करने के लिए आते हैं। जब कोई बीमार पड़ जाए, घर में कोई नहीं है, सबसे पहले हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? देख-रेख कौन करेगा? तो एक पड़ोसी करेगा। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है कौन? पड़ोस करता है हम लोग के लिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए परिवार के साथ-साथ किसका सहयोग ज़रूरी है? तो स्कूल का, पड़ोस का, समाज का, बिल्कुल सभी का जो है साथ-साथ ज़रूरी है। एक सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों में विकास अगर सही से हो ना करना है, तो परिवार के साथ-साथ, परिवार में बच्चे मूल चीज़ें सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, सच बोलना सीखते हैं, ये सभी चीज़ें परिवार से भले सीख रहा हो, लेकिन आगे के लिए एक बेहतर समाज के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, उसको पड़ोस से सीखना पड़ेगा, आने वाले समाज से सीखना पड़ेगा। नातेदारी क्या है? तो नातेदारी का मतलब होता है परिवार के बीच का रिश्ता, जैसे चाचा-चाची, मामा-मामी, ये सारा नातेदारी है। चाहे वह खून का रिश्ता हो, चाहे वह शादी का रिश्ता हो, चाहे गोद लिया हुआ रिश्ता हो, ये सभी इसी में आते हैं नातेदारी में। बी नंबर हो जाएगा परिवार के सदस्यों के बीच का रिश्ता। पड़ोस में अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है जो भी अपशिष्ट वेस्ट निकल रहे हैं, उसको हम लोग कहाँ पर उसको कर रहे हैं? कहीं इधर-उधर तो नहीं फेंक रहे हैं या फिर एक जगह रख के खाद वगैरह बना रहे हैं, क्या हम लोग का मैनेजमेंट है इसका? तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? कचरा कहीं भी फेंक देना नहीं, समाज को गलत खराब करेगा, गंदा करेगा। कचरे को जलाना भी एक सुरक्षित तरीका नहीं है क्योंकि प्रदूषित होगा। गीले कचरे को आप कैसे जलाएँगे? प्रॉब्लम है। तो गीले और सूखे कचरे को अलग करके रखना, ये बी नंबर, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। गीले कचरे में कौन-कौन से आएगा? गीले कचरे में आपका आ जाएगा सब्जी के छिलके और सूखे कचरे में आ जाएगा डिब्बा, जो है कागज, प्लास्टिक, ये सभी सूखे कचरे में आ जाएगा। परिवार के आर्थिक स्वामित्व का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर परिवार में आर्थिक स्वामित्व है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मतलब आपको पैसे की कमी नहीं है, ऐसा समझिए। एक परिवार में पैसे की कमी नहीं है तो इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे उदास रहते हैं? नहीं। खुश रहेंगे ना भाई। वे चिंतित रहते हैं? नहीं। स्कूल नहीं जाते हैं? बिल्कुल नहीं। पैसा रहेगा, अच्छे स्कूल में जाएँगे, चिंतित भी नहीं रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। तब वे अच्छी शिक्षा और पोषण प्राप्त करते हैं। जिसके घर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, वो क्या करते हैं? अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे पोषण प्राप्त करते हैं, अच्छे कपड़े प्राप्त करते हैं, अच्छे तरह से उसका माइंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। पड़ोस में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? खुले में शौच करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं होगा, बढ़ावा नहीं दे सकते हैं आप ही को देख कर के लोग सीखेंगे। बी नंबर देखिए, साफ-सफाई पर ध्यान देना और मच्छरों को पनपने से रोकना, यही हमारा क्या होगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का बेहतर तरीका हो सकता है। दवाई को नहीं खानी चाहिए,
गलत है। जब बीमार है तो दवाई खानी चाहिए, बीमार रहने पर घूमना चाहिए। बीमार रहने पर डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करते हैं? बीमार रहने पर डॉक्टर हमें बेड रेस्ट का रिकमेंड करते हैं, आराम करने के लिए बोलते हैं, आराम करने के लिए बोलते हैं। अगला है, किस प्रकार के परिवार में बच्चों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान मिलता है? किस प्रकार के परिवार में आप बच्चों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं? तो कौन सा परिवार हो जाएगा? एकल परिवार जो होता है वहां पर कम आबादी है, माता है, पिता है और बच्चे हैं। यह क्या हो गया? ये एकल परिवार हो गया। अब एकल परिवार में ही तो माता और पिता बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? एकल परिवार हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या कम होती है इसलिए ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में भी मदद करता है बच्चों को। जो भी बच्चों का खेल शौक वगैरह सारा बच्चों का पूरा होता है यहाँ पर। लेकिन संयुक्त परिवार में यह प्रॉब्लम होता है कि माता पिता चाह करके भी बच्चे को अपने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। क्यों? अगर अपने बच्चे को आप भेज रहे हैं तो आपके भाई के बच्चे हैं उसको भी भेजना पड़ेगा। अपने बच्चे को अगर अच्छे खिलौने दे रहे हैं तो भाई के बच्चे को भी अच्छे खिलौने देने को पड़ेंगे। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि एकल परिवार में बच्चों का अधिक व्यक्तिगत सम्मान ध्यान देखने को मिलता है। बच्चे परिवार के सदस्यों की मदद कैसे कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ाई करके आप बच्चे को परिवार की मदद नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? घर के कामों में हाथ बटा करके आप क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं बच्चों का। ठीक है। अगला आता है, पड़ोस में साझेदारी का क्या अर्थ है? पड़ोस में साझेदारी का अर्थ हम क्या बोलेंगे? तो पड़ोस में साझेदारी का अर्थ होता है कोई रिश्ता नहीं होगा किसे? साझेदारी का मतलब ये होता है तो आसपास में मिल करके रहना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे का सहयोग करना, पड़ोस की भलाई करना और उनकी जिम्मेदारी अपनी उठाना, अपनी जिम्मेदारी उनको देना। ये सभी चीजें क्या होता है? साझेदारी का अर्थ यही ना होता है। तो क्या होगा? आपसी सहयोग और जिम्मेदारी होता है। ठीक है, आपसी सहयोग और जिम्मेदारी इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा नहीं है। साझेदारी में प्रतिस्पर्धा क्या करेंगे? जब एक दूसरे के साथ मिल करके हमको काम करना है तो फिर हम किसको आगे और पीछे करेंगे? नहीं। बच्चों को सामाजिक मूल्यों जैसे ईमानदारी और सच्चाई की सीख कहाँ से मिलती है? तो बच्चों को बाजार से हमें सामाजिक मूल्य और ईमानदारी देखने को नहीं मिलता है, टीवी में भी नहीं, तो परिवार और पड़ोस से ही हम सामाजिक मूल्यों जैसे ईमानदारी और सच्चाई को हम लोग सीख पाते हैं। समझ रहे हैं? अपने परिवार से जो है, अपने दादा दादी माता पिता से ये सब चीज सीखते हैं, फिर उसके बाद समाज में जाते हैं और समाज से भी सीखने को मिलते हैं। चलिए अगला है, परिवार को प्रथम सामाजिक संस्था क्यों कहा जाता है? हम परिवार को प्रथम सामाजिक संस्था इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले बच्चे जो है समाज के नियम जो होते हैं, समाज के जो नियम होंगे वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो समाज के नियम जो है बच्चे समाज से सीखते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा मूल्य जो है समाज का, इसके अलावा व्यवहार होगा। व्यवहार बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो व्यवहार भी सीखेंगे कहाँ से? सामाजिक संस्था से, यानी परिवार से सीखेंगे बच्चे। उसके अलावा चौथा नंबर क्या हो जाएगा? इसके अलावा रिश्ता कैसे निभाना है, रिश्ते निभाने के बारे में कैसे सीखेंगे, रिश्ते के बारे में कैसे सीखेंगे? तो परिवार से सीखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि बच्चे सबसे पहले समाज को यहीं से सीखते हैं। समाज के बारे में बच्चे पहले परिवार से सीखते हैं। अगला है, दंतक ग्रहण परिवार के किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? दंतक ग्रहण का मतलब है एडप्टेशन। एडप्टेशन हम कैसे लेते हैं? एडॉप्ट किसी बच्चे को हम कैसे करते हैं? तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया से करते हैं। हम कानूनी प्रक्रिया से करते हैं, कानूनी संबंध होता है, हम बोल सकते हैं। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब यहीं पे सोच सकते हैं कि दंतक ग्रहण है यानी एडेप्टेशन कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को हम ले रहे हैं, गोद ले रहे हैं, तो रक्त का संबंध कैसे हो सकता है?
अस्थायी संबंध ने जब कानूनी रूप से हम ले लिए हैं तो अस्थायी संबंध नहीं हो सकता है, जैविक संबंध भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कानूनी संबंध हो जाएगा। पड़ोस में वृक्षारोपण करने का क्या लाभ है, हवा शुद्ध होती है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण बेहतर होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर दोनों सही है, इसका मतलब सी पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ पता चलेगा दोनों ए और बी जो है ऑप्शन हमें सही करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम ए और बी दोनों को क्या करेंगे, सही टिक करेंगे। परिवार में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, उन्हें हर्ष में पढ़ा करके मानसिक दबाव आप सही नहीं कर सकते हैं, उन पर दबाव डालकर बिल्कुल गलत है। उनसे खुलकर बात करके उनकी समस्याओं को समझ करके जो है क्या करेंगे, हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकेंगे। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है, पड़ोस में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का मतलब है कि कॉम्युनल हार्मोनी नहीं हो, एक दूसरे में सामाजिक रूप से झगड़ा नहीं हो। समझ सकते हैं, अगर कास्ट को लेकर के झगड़ा हो रहा है एक दूसरे कास्ट में, तो यह नहीं होना चाहिए। धर्म को लेकर के अगर झगड़ा हो रहा है तो यह भी नहीं होना चाहिए। तो हम एक पड़ोस में सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बना सकते हैं, तो एक दूसरे के धर्मों का अपमान करके तो नहीं, हमें सम्मान करके जो है सांप्रदायिक सौहार्द बना सकते हैं, आपसी मेल जोल बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना और त्योहारों में भाग लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, त्योहारों में भाग लेना नहीं भी ऑप्शन रहता तब भी ये आंसर यही सही होता। ठीक है, अपने धर्म को अगर श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ पर भी, तो यही पता चल रहा है कि आप दूसरे धर्म को अपमानित कर रहे हैं, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी नहीं हो जाएगा। दूसरे धर्मों के लोगों से बात न करना, यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, जबकि हमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है। डन है। नातेदारी को कितनों भागों में बांटा गया है, तो नातेदारी को हम कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया है, एक है रक्त और दूसरा है विवाह। रक्त का रिश्ता यानी ब्लड के साथ जो रिश्ता है, जो एक ही माँ से जन्म लेने वाले भाई बहन है, जिस माता ने जन्म दिया है बच्चों को, वो हो गया रिश्ता। ये सारे रिश्ते क्या हो गए, रक्त वाले रिश्ते हो गए। लेकिन विवाह वाला रिश्ता कौन सा हो जाएगा, माता पिता का रिश्ता जो है वो कौन सा रिश्ता है, वो विवाह का रिश्ता है। भाई भाभी का कौन सा रिश्ता है, भाभी का रिश्ता विवाह का रिश्ता है। दीदी जीजा जी का कौन सा रिश्ता है, यह कौन सा रिश्ता हो जाएगा, यह विवाह का रिश्ता हो जाएगा। झारखंड में कौन से आदिवासी समाज संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व देते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली यानी सभी को मिलजुल कर रहने के लिए, तो यहाँ पर संथाल भी सही होगा, मुंडा भी सही होगा और उराव भी सही होगा, यानी ये सभी जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। ये सभी जनजाति जो है समाज क्या करता है, संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व देते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र का एक उप विषय है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। यानी कहा जा रहा है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र एक उप विषय है ईवीएस का। यानी ईवीएस एक सब्जेक्ट है ही, उसको समझाने के लिए हम परिवार और मित्र को उसमें जोड़ दिए, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है उसके हमको समझाना है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं हम, देखो बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में जानना, ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में जानने के लिए हमें ईवीएस का जरूरत है, इसमें परिवार और मित्र को जोड़ने की क्या जरूरत है। तो बच्चों को रिश्ते के महत्व कार्य के बारे में बताना बिल्कुल है सही, बच्चों को रिश्तों के महत्व के बारे में बताना, कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता। तो हम बच्चों को जो है पेड़ और अपने का रिश्ता समझाने के लिए, माता पिता भाई बहन दादा दादी का रिश्ता को समझाने के लिए, एक बेहतर समाज में कैसा रिश्ता हम लोग का होना चाहिए यह समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र को जोड़ करके पढ़ाते हैं। पड़ोसियों की अनुपस्थिति में उसके घर की देखरेख कौन करता है, तो बिल्कुल सही है, उनके पड़ोसी देखेंगे। अच्छा, पड़ोसी की अनुपस्थिति में पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पड़ोसियों की अनुपस्थिति नहीं होगा, परिवार की अनुपस्थिति में हो जाएगा। परिवार की अनुपस्थिति में उनके घर की देखभाल कौन करते हैं, तो उनके पड़ोसी करते हैं। ठीक है, अगला कौन सा सामाजिक गुण पड़ोस में विकसित होता है।
पड़ोस में कौन सा एकांतता नहीं। अगर हम पड़ोस में रह रहे हैं तो एकांत कैसे रह रहे हैं भाई? एकांत रहने के लिए आपको अकेला रहना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप दूसरे के प्रति जो है सिंपैथी गैन कर रहे हैं, तो ये कब होगा? जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तभी होगा। स्वार्थ मतलब अपने आप को सोचना। एकाल और एकांतता में कोई अंतर नहीं है। बच्चों के भविष्य पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? तो बच्चों के भविष्य पर सबसे ज्यादा परिवार, पड़ोस और स्कूल तीनों का प्रभाव पड़ता है, इन सभी हो जाएगा। कौन सा कारक पड़ोस में अपराध को बढ़ावा देता है? तो सामुदायिक पुलिंगता नहीं। खराब रोशनी वाली गलियां, यह जो है हमें पड़ोस में अपराध को बढ़ावा देखने को मिलता है। क्यों? खराब रोशनी है, रोशनी नहीं है, और गली भी खराब है। मतलब खराब रोशनी वाली गलियां, यहाँ क्या होगा? अंधेरा छाएगा। अंधेरा में क्या होगा? असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पर मौका देखेंगे। अगर आप वहां से पास हो रहे हैं तो आपके साथ छिनतई करेंगे, सामान छीनने का कोशिश करेंगे। तो यह भी सही हो जाएगा। बच्चों के वैल्यू यानी मूल्य जैसे ईमानदारी, दया और सम्मान कहाँ से आते हैं? कहाँ से? तो सिर्फ स्कूल से नहीं, परिवार, पड़ोस और स्कूल से, तीनों से जो है हमें बच्चों में ईमानदारी, दया और सम्मान देखने को मिलता है। झारखंड में गोंदना की प्रथा किस परिवार व्यवस्था से जुड़ी है? किस परिवार व्यवस्था से जुड़ी है बात कर रहा है? तो सिर्फ फैशन नहीं, यहाँ परिवार के बारे में बात हो रही है। तो यह आदिवासी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। यह आदिवासी परिवार में जो है यह व्यवस्था देखने को मिलती है झारखंड में गोंदना को लेकर के। यह क्या होता है? एक विशेष प्रकार का टैटू होता है गोंदना, जिससे हम देखिए इस तरह समझिए। मान लीजिए अगर हम मुंडा जनजाति का बात करें तो मुंडा जनजाति का अलग तरह का पैटर्न गोंदना होगा। मान लीजिए इस तरह का कोई पैटर्न होगा, इस तरह का मुंडा का। अगर इस तरह का किसी में पैटर्न है हाथ में, तो कहीं गोंदना बना हुआ है, हम समझ जाते हैं कि मुंडा जनजाति का है। तो यह भी जो है देखने के लिए हमें मिलता है। अगला है परिवार में अनुशासन का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वे विद्रोही हो जाएंगे? नहीं, विद्रोही नहीं होंगे। विद्रोही का मतलब होता है आपके खिलाफ खड़ा हो जाना। नहीं, अब अनुशासन है तो खराब कैसे खड़ा होगा? एक बेहतर समाज हम विकसित कर रहे हैं बच्चे में, तो वे जिम्मेदार और नियंत्रित व्यवहार सीखते हैं। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। परिवार में बच्चों का क्या स्थान है? परिवार में बच्चों का सदस्य में स्थान है, सदस्य का स्थान है। परिवार में बच्चे मेहमान नहीं हो सकते, अतिथि नहीं हो सकते, नौकर भी नहीं हो सकते, और दर्शक भी नहीं हो सकते। दर्शक मतलब क्या होता है? दूर से देखने वाला आपको देख रहा है। नौकर आपके लिए काम कर रहा है दूसरे घर के से आकर के। मेहमान यानी अतिथि हो गया, यानी क्या होगा? सदस्य होते हैं। पड़ोस में सफाई बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पड़ोस में सफाई बनाए रखने के लिए हमें कूड़ा और को कूड़ेदान में डालना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, जलाना भी नहीं चाहिए। क्या करते हैं? कूड़ेदान में हमें डालना चाहिए। परिवार में बच्चों को कौन सी आदतें सिखाई जाती है? तो अनुशासन बिल्कुल सिखाया जाता है, और शिष्टाचार भी सिखाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अनुशासन और शिष्टाचार हम परिवार में बच्चों को सिखाते हैं। पड़ोस में होने वाली घटनाओं पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? जो पड़ोस में घटनाएं हो रही है उसमें बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होगी? उदासीन रहते हैं? नहीं, उदासीन मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। उदास जो है उसी से बना है उदासीन, शांत हो जाना नहीं। परिवार में होने वाली घटनाओं को देख करके बच्चे सीखते हैं, उसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। चाहे वह वहां पर ज्यादा सम्मान मिल रहा हो तो वह भी बच्चे दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ करेंगे। अगर परिवार में कोई बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, लड़ाई में कोई परिवार मतलब समाज लड़ाई करता है, तो उसको सीख करके बच्चे भी जो है लड़ने सीख जाएंगे। ताश खेल रहे हैं लोग, उसी को देख के बच्चे भी ताश करना खेलना सीख जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वे उनसे रुचि लेते हैं और सीखते हैं। जो भी समाज में हो रहा है उसे बच्चे रुचि लेकर के सीखने लगते हैं। अगला है, एक स्वस्थ पड़ोस का निर्माण कैसे होता है? स्वस्थ पड़ोस होना चाहिए, स्वस्थ पड़ोस। सिर्फ अमीर लोगों से नहीं, अमीर लोगों से स्वस्थ परिवार का कैसे गठन होगा? अमीर लोग भी तो आपस में झगड़े कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। आपसी सहयोग, सम्मान और विश्वास से हम स्वस्थ पड़ोस का निर्माण कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमें 100 क्वेश्चन का जो टारगेट था वह पूरा हुआ।
उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है, जो क्वेश्चन या फिर जो बहुत सारे क्वेश्चन और बनेंगे, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो ईवीएस का जिसमें सेट आएगा, जिसमें हम आपके लिए सेट करवाते जाएंगे, उसमें उन सारे क्वेश्चन को कराते जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकते, और जाते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ब खुद आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह सेट। अगर आपको अच्छा लगा है शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।